29 जून 2009 की सुबह कनाडा के किंगस्टन शहर के पास स्थित रिडो कैनाल में एक कार डूबी हुई पाई गई। उस कार के अंदर थे 4 शव, 3 जवान लड़कियां और एक अधेड़ उम्र की महिला का। शुरुआत में यह मामला एक कार एक्सीडेंट जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे कनाडा को झकझोर दिया। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, यह थी एक सोची समझी हत्या जिसे अंजाम दिया था खुद परिवार वालों ने, एक पिता, एक मां और एक भाई ने। और हत्या का कारण इज्जत, यानी ऑनर किलिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खूनी राज चैनल में। आप देख रहे हैं शाफिया फैमिली मर्डर केस। अफगानिस्तान से कनाडा आया हुआ एक बड़ा और रूढ़िवादी सोच वाला परिवार। मोहम्मद शफिया कनाडा में एक कामयाब कारोबारी था। उसके पास कई प्रॉपर्टीज और अच्छी दौलत थी। परिवार में 2 पत्नियां थीं। एक का नाम रोना मोहम्मदी, उम्र 52 वर्ष, और दूसरी पत्नी टूबा याहिया, उम्र 39 वर्ष। कनाडा में एक से ज्यादा पत्नी से विवाह गैर कानूनी है, लेकिन मोहम्मद शफिया ने कागजों में टूबा को कजिन बताया हुआ था। इस परिवार में 4 बच्चे थे। शफिया परिवार का सबसे बड़ा बेटा हामिद शफिया, उम्र 20 वर्ष। हामिद के बाद 3 बेटियां, जैनब 19 वर्ष, सहर 17 वर्ष और गीती 13 वर्ष। ये तीनों बेटियां धीरे धीरे कनाडा की संस्कृति को अपनाने लगी थीं। खुले विचार, दोस्त, स्कूल, सोशल मीडिया, लिबरल सोच, और यही उनके लिए मौत की वजह बन गई। घर के भीतर का माहौल बहुत दबाव भरा था। बेटियों को हिजाब पहनने, घर से बाहर न जाने, किसी भी लड़के से बात न करने जैसी सख्त पाबंदियों में रखा जाता था। मां टूबा और पिता मोहम्मद शफिया के लिए इज्जत ही सबसे बड़ा धर्म था। पहली पत्नी रोना को घर में नौकरानी से भी कम दर्जा मिला हुआ था। वो अक्सर अपनी डायरी में अपने दर्द और गुस्से को दर्ज करती थी। हामिद और उसकी बहनें एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मोहम्मद शाफिया जब दुबई में होते थे तब हामिद ही घर की जिम्मेवारी उठाता और जो भी घर में चलता था सब अपने पिता को बताता था। जैनब और सहर को किसी भी लड़के से बात करने की मनाही थी, लेकिन जैनब की क्लास में एक पाकिस्तानी लड़का था जिससे जैनब की दोस्ती हुई और दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। जब इस बात का हामिद को पता लगा तो उसने यह बात अपने पिता यानी मोहम्मद शफिया को बताई। मोहम्मद शफिया ने जैनब को कुछ महीनों के लिए घर में बंद कर दिया। अगर उसे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना होता तो उसका भाई हामिद या उसकी मां तुबा उसके साथ जाते। कुछ दिन बाद तुबा ने सहर को स्कूल में उसके क्लासमेट से बात करते हुए देख लिया और उसने स्कूल से आने के बाद सहर को डराया और धमकाया। सहर इतना डर चुकी थी कि उसने अगले दिन स्कूल में काउंसलर से अपने डर और घुटन के बारे में बताया कि हमें मार दिया जाएगा अगर हमने कुछ गलत किया तो। जब स्कूल से तुबा और मोहम्मद को कॉल की जाती है तो वो इन सब बातों से इनकार कर देते हैं और बाद में मोहम्मद शफिया और हामिद मिलकर सहर को मारते पीटते हैं। कुछ महीने घर में बंद रहने के बाद जैनब अब फिर से स्कूल जाने लगी थी और धीरे धीरे फिर से उस लड़के के साथ बातचीत शुरू करने लगी थी। और अब सहर भी बड़ी हो गई थी, वो भी एक लड़के से प्यार करने लगी थी। सबसे छोटी बहन गीती बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसे तैयार होना और मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद था, लेकिन तुबा उसे यह सब करने से रोकती थी। और अगर गीती उसकी बात ना मानती तो वो मोहम्मद शफिया को गीती की शिकायत लगा देती। फिर मोहम्मद शफिया गीती को खूब मारता पीटता। घर में ऐसा माहौल देखकर जैनब बहुत परेशान हुई और उसने घर से भाग जाने का फैसला किया। भागने के बाद जैनब वीमेन शेल्टर से तूबा को फोन करती है और तूबा उसे घर वापस आने के लिए मना लेती है। मोहम्मद शफिया तूबा से एक प्लान डिस्कस करता है और यह प्लान उसकी तीनों बेटियों को मारना का था, लेकिन तूबा चाहती थी कि जैनब शादी करके घर से चले जाए। इसलिए वो जैनब की शादी उस लड़के से कराने के लिए तैयार हो जाती है और शादी मोहम्मद शफिया को बिना बताए की जाती है। लेकिन शादी के एक दिन बाद ही तूबा कुछ बीमार हो जाती है, जिस कारण जैनब हमेशा अपनी मां के बारे में सोचती रहती और एक डर में रहती कि अगर इस शादी के बारे में मोहम्मद शफिया को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसके मन में एक दबाव रहता था और उसने उस लड़के से तलाक ले लिया। इसी बीच सहर भी अपने बॉयफ्रेंड से कहीं बाहर मिलती और एक दिन इस बात का पता हामिद को लग गया। उसने मोहम्मद शफिया को बता दिया।
अपनी दोनों बेटियों को ऐसा करते देख मोहम्मद शाफिया और हामिद ने इन तीनों बहनों को मारने का प्लान बनाया। कुछ दिन बाद मोहम्मद शफिया दुबई से लौटता है। अपने पिता को एयरपोर्ट से रिसीव करने तीनों बहनें गई थीं। मोहम्मद शफिया उनसे सबसे बड़े ही प्यार से मिला। वो यह प्यार का दिखावा इसलिए कर रहा था ताकि उसकी तीनों बेटियों को ऐसा लगे कि हमारे पिता ने हमें माफ कर दिया है और वो जो चाहे अपनी बेटियों से करवा सके। फिर आती है वो रात, 29 जून 2009, एक साजिश की रात। परिवार ने एक छुट्टी की योजना बनाई, नियाग्रा फॉल्स का ट्रिप। पर यह ट्रिप छुट्टी के लिए नहीं था, यह थी मौत के प्लान को अंजाम देने की रात। मोहम्मद शफिया का पूरा परिवार 2 गाड़ियों में नियाग्रा फॉल्स की तरफ जा रहा था, एक निसान सेंट्रा और दूसरी लेक्सस एसयूवी। बड़ी चालाकी से बेटियां जैनब, सहर, गीती और पहली पत्नी रोना को निसान सेंट्रा में बैठाया गया, जबकि मोहम्मद शफिया, टूबा और हमीद दूसरी गाड़ी में थे। कनाडा के ओंटारियो के पास राइडू कैनाल में रात के अंधेरे में निसान सेंट्रा को धक्का देकर पानी में गिरा दिया गया और चारों की सांसें वहीं थम गईं। सुबह 30 जून को कार मिली, अंदर 4 शव, 3 नाबालिग लड़कियां और 1 महिला। शुरू में लगा शायद ये एक्सीडेंट है, लेकिन पुलिस को कार में कोई स्किड मार्क्स नहीं मिले, न ही ब्रेकिंग के कोई सबूत। कार में सीट बेल्ट नहीं बंधी थी और कार न्यूट्रल गियर में थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन सब की मौत कहीं और हुई है और बाद में इनको कार में बिठा दिया गया है। पुलिस की जांच का दायरा पिता, मां और भाई तक पहुंचा। हमीद ने झूठ बोला कि उसी रात उसकी कार से एक्सीडेंट हो गया था, पर उसकी कार पर जो डेंट था वो पुराना निकला। फोन कॉल रिकॉर्ड, वीडियो फुटेज और शफिया परिवार की बातचीत ने धीरे धीरे उनकी सच्चाई उगलवा दी। पुलिस ने जब उनका मोबाइल रिकॉर्ड, ट्रैवल हिस्ट्री और वीडियो फुटेज खंगाले तो शक यकीन में बदल गया। सीसीटीवी फुटेज में हमीद को कैनाल के पास घूमते देखा गया और समय था घटना के कुछ मिनट पहले का। एक वायर टैप जासूसी ऑडियो में मोहम्मद शफिया कहता है, अगर मुझे 100 बार ऐसा करना पड़े तो भी मैं करूंगा। उन्होंने हमारा सम्मान मिट्टी में मिला दिया था। जैनब की डायरी, रोना की लिखी शिकायतें और स्कूल काउंसलर के बयान ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। 22 जुलाई 2009 को पुलिस ने तीनों, मोहम्मद शफिया, टूबा यहिया और हमीद शफिया को पहले दर्जे की हत्या, फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया। जनवरी 2012 ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। यह ट्रायल 3 महीने चला, सबूतों, गवाहों और डीएनए रिपोर्ट्स के साथ। मुकदमे में 160 से अधिक सबूत पेश किए गए, जिनमें रोना की डायरी, बेटियों के स्कूल के काउंसलर्स के बयान, मोबाइल ट्रैकिंग डेटा, सुरक्षा कैमरे की फुटेज और वायर टैप की ऑडियो रिकॉर्डिंग थे। 29 जनवरी 2012 अदालत का फैसला आया। तीनों दोषी पाए गए और सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल फॉर 25 ईयर्स। कनाडा जैसे विकसित और न्यायप्रिय देश में यह मामला संस्कृति और कानून के बीच टकराव की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। ऑनर किलिंग शब्द पर पहली बार कनाडा में गंभीर बहस हुई। महिला अधिकार संगठनों ने इसे प्लैंड जेंडर वायलेंस कहा। रोना की डायरी में लिखा था, मैं इस घर में बस एक छाया हूं, मेरी बेटियां मेरी तरह ना हो, ये दुआ करती हूं। दुर्भाग्य से उसकी बेटियां भी छाया ही बन गई, हमेशा के लिए। क्या सिर्फ परिवार की इज्जत के नाम पर बेटियों की जान लेना जायज है? क्या मां बाप को यह अधिकार है कि वो अपने बच्चों की पसंद पर उन्हें मौत की सजा दें? क्या ऑनर किलिंग किसी भी समाज में सम्मान की चीज हो सकती है? सोचिए और हमें बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल खूनी राज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी सुना है ऐसा कोई इज्जत के नाम पर छुपा खौफनाक राज? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहे और सतर्क रहे।